Good morning, student. Now, today I will explain you about a round robin scheduling algorithm. जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया दो डिफरेंट टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है जिसमें प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. राउंड रॉबिन इज द प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. Each process is provide a fixed time to execute. It is called quantum time. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रोसेस जो होती है प्रिम्प्ट होती है यानी स्विच की जा सकती हैं, जिसमें हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम प्रोवाइड होता है जिसे क्वांटम टाइम कहते हैं. वंस अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ गिवन टाइम पीरियड. तो यहाँ पर जो एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए है वो उसे गिवन टाइम पीरियड में ही एग्जीक्यूट होना होता है और वो फिर प्रिम्प्ट हो जाती है एंड अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटेड फॉर अ गिवन टाइम पीरियड. तो अगली प्रोसेस आ जाती है और वो भी जो दिया हुआ टाइम पीरियड है जिसे हम क्वांटम टाइम कहते हैं उसमें उसे एग्जीक्यूट होना होता है और उसके बाद वो टर्मिनेट होकर अगली प्रोसेस को स्विच कर लेता है. तो यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज यूज्ड टू सेव स्टेट ऑफ प्रिमिटेड प्रोसेस. इन द फॉलोइंग एग्जांपल देयर आर 6 प्रोसेस नेम्ड एज P1, P2, P3, P4, P5 and P6. Their arrival time and burst time are given below in the table and quantum time is 4 यूनिट. तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को यूज़ करते हुए हम एक स्टेट में जो प्रोसेस हैं उन्हें प्रिम्प्ट करते हैं या राउंड रॉबिन एल्गोरिथम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू इसे एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें यहाँ 6 प्रोसेस दे रखी हैं जिनका अराइवल टाइम और बस टाइम टेबल में दिया हुआ है और क्वांटम टाइम 4 यूनिट है. नाउ शो इन टेबल 6 प्रोसेस दी हुई हैं. प्रोसेस आईडी जिनकी P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6 है, जिनका अराइवल टाइम यहाँ दिया हुआ है एंड बस टाइम. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर जो प्रोसेस होती हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करती हैं. यानी जो प्रोसेस पहले आई है उसे सीपीयू जो क्वांटम टाइम है वो पहले प्रोवाइड करेगा और जिसमें उसे एग्जीक्यूशन करना होता है. नाउ यहाँ पर P1 जो है 0 यूनिट पर आई है. तो हम देखते हैं जो रेडी क्यू है उसमें प्रोसेस P1 एंटर हुई जिसको 5 यूनिट जो उसका बस टाइम है. बट हमारे पास जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए क्वांटम टाइम जो प्रोवाइड किया गया है वो यहाँ 4 यूनिट प्रोवाइड किया गया है. तो यहाँ प्रोसेस P1 जो है वो हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कंडीशन को अगर हम गैंट चार्ट के थ्रू देखें तो 0 पर वो एंटर हुई सीपीयू के अंदर और 4 यूनिट तक उसे जो है रनिंग कंडीशन में सीपीयू ने रखा. लेकिन बिकॉज उसका जो बस टाइम था वो 5 यूनिट इन्हें उसे एग्जीक्यूट हो गए टर्मिनेट होने के लिए अभी जो रिमेनिंग टाइम है वो 1 यूनिट और बाकी है. उसके बाद ही वो मशीन से बाहर टर्मिनेट हो पाएगी यानी आउटपुट डिस्प्ले कर पाएगी. नाउ हम देखते हैं कि जो 0 से 4 यूनिट तक 0 से 4 यूनिट तक यहाँ पर हमारी प्रोसेस जो है वो 1 यूनिट पर P2 भी आ चुकी है, P3 जो है 2 यूनिट पे आ चुकी है, P4 जो है 3 यूनिट और P5 4 यूनिट. यानी प्रोसेस P1 के एग्जीक्यूशन होते होते 4 प्रोसेस जो हैं वो हमारी रेडी क्यू में एंटर हो चुकी है. यानी ये देखिए आप यहाँ रेडी क्यू में P2 6 जिसका बस टाइम है, P3 जिसका 3 बस टाइम है, P4 जिसका 1 है, P5 जिसका 5 बस टाइम है. तो जो हमारी P1 प्रोसेस है जिसका रिमेनिंग बस टाइम भी 1 यूनिट बाकी है वो अगेन फिर से रेडी क्यू में आ जाती है ना. तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी प्रोसेस जो होती है P2 बिकॉज P2 जो है नेक्स्ट प्रोसेस है जो 1 यूनिट पे आ चुकी है यहाँ पर प्रोसेस के. तो यहाँ P1 के बाद जो होती है P2 एग्जीक्यूशन के लिए आती है. बट यहाँ पर बिकॉज 4 यूनिट प्रोवाइड किया गया है अगेन क्वांटम टाइम तो वो अभी प्रोसेस P1 की तरह यहाँ पर जो इसका रिमेनिंग कंडीशन एग्जीक्यूशन के लिए वो 2 यूनिट रिमेनिंग रह जाते हैं यानी बाकी रह जाते हैं यानी अभी वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुई है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बिकॉज यहाँ 8 यूनिट हो चुका है यानी जो प्रोसेस P2 थी जब वो एग्जीक्यूट हो रही थी तो 4 के बाद यहाँ पर 6 यूनिट तक P6 भी यहाँ पर क्यू में ऑलरेडी आ चुकी थी. तो फिर उसके बाद 8 यूनिट तक जब वो कंप्लीट हो गई और उसका रिमेनिंग 2 बचा तो उसे वापस अपनी प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए फिर से रेडी क्यू में आना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखिए आप P1 और P2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन
रेडी क्यू में आ गई हैं। अब हम आगे जो प्रोसेस होती हैं P2 के बाद P3 एग्जीक्यूशन के लिए आती हैं, बट P3 की हम देखते हैं जो बर्स्ट टाइम है वो 3 यूनिट है। तो इट मीन्स वो लिमिटेड जो कंडीशन दी है टाइम की वो उसके पहले ही एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस P3 थी वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो गई, यानी इसका कोई रिमेनिंग बस टाइम नहीं बचा है। तो ये 8 के बाद 3 यूनिट यानी 8 + 3 11 पर ये टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद 11 कंडीशन में अब यहाँ पर P3 भी हो चुकी है। जो P4 है वो अगली प्रोसेस है, P4 एंटर होगी। P4 का हम देखते हैं बस टाइम है 1 यूनिट, 1 यूनिट है इट मीन्स वो 11 पे एंटर हुई है और 1 यूनिट यानी 12 पे एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगी। ये भी क्वांटम टाइम से कम है, इसलिए कुछ रिमेनिंग यहाँ रह नहीं जाएगा। नाउ अब प्रोसेस हमारी P4 के बाद जो होती है P5 एग्जीक्यूशन के लिए आती है। P5 का हम देखते हैं कि बस टाइम 5 यूनिट्स है। अब 5 यूनिट्स है इट मीन्स चूँकि क्वांटम टाइम हमारा 4 है तो ये 4 यूनिट तक एग्जीक्यूट होगी। अब 4 यूनिट तक एग्जीक्यूट होगी मतलब 12 पे आई है, 12 + 4 यानी 16 पर ये टर्मिनेट होगी। बट इसका जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर 1 बचा, इसलिए वो मशीन से टर्मिनेट नहीं होगी, वो अगेन रेडी कंडीशन में आ। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो P5 है उसका रिमेनिंग है 1 यूनिट जो रह गया रिमेनिंग, तो ये अगेन यहाँ पर जो है रेडी क्यू में आएगी, यानी ये यहाँ पर P2 के बाद रेडी क्यू में एंटर हो जाएगी, है ना। ये प्रोसेस P5 मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कैसे रेडी क्यू में आ जाएगी। इसका बस टाइम 1 रिमेनिंग है। अब हम देखते हैं P5 हो चुकी है नाउ, लेकिन हमारी रेडी क्यू में अब है P1। तो P1 यहाँ पर एंटर होगी और P1 जो है चूँकि 1 यूनिट है तो ये 16 पे एंटर हुई, 17 पे ये कंप्लीट होकर टर्मिनेट हो जाएगी और इसका कोई अब रिमेनिंग टाइम नहीं बचा है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो है हमारी रेडी क्यू में P6 है और P6 का बस टाइम 4 है और हमारा क्वांटम टाइम भी 4 है, तो ये उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगी और रिमेनिंग जो है 0 बचेगा, यानी कोई उसे वापस रेडी क्यू में आने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वो कंप्लीट होकर टर्मिनेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं P6 के कंप्लीट होने के बाद P2 के का 2 यूनिट्स रिमेनिंग टाइम था, तो अब ये P2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड आफ्टर देट जिसमें P1 भी एग्जीक्यूट हो गई है, P2 भी एग्जीक्यूट हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं रेडी क्यू में हमारी P5 है। P5 की 1 यूनिट रिमेनिंग थी, 23 पे एंटर हुई थी और 24 पे वो टर्मिनेट होकर बाहर आ जाएगी। तो इस टाइप से हम गैंट चार्ट के थ्रू देखते हैं कि जो हमारी प्रोसेस होती हैं वो किस सीक्वेंस में CPU में एग्जीक्यूट होती हैं, रनिंग स्टेट में आती हैं और एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होती हैं। नाउ हम इसका जो है टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं गैंट चार्ट में कि जो प्रोसेस P1 है वो 0 पर अराइव हुई, यानी उसका अराइवल टाइम जो है वो 0 है, उसका बर्स्ट टाइम यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी। अब हम देखते हैं कंप्लीशन टाइम, यानी वो कंप्लीट होके टर्मिनेट कब हुई। तो प्रोसेस P1 जो है आप देखिए यहाँ पर 17 पर वो कंप्लीट होके टर्मिनेट हो गई। उसके बाद P2 प्रोसेस जो है वो हमारी 23 पर यहाँ पर कंप्लीट हुई, तो 23 यूनिट पर कंप्लीट होकर CPU से बाहर निकली। वैसे ही P3 प्रोसेस को देखिए आप, ये 11 पर जो है कंप्लीट हुई है। इस प्रकार से P4, P5, P6 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पर हमने टेबल में डिस्प्ले किया हुआ है। अब हम देखते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम यानी वो टाइम जिसमें स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर प्रोसेस रही है, मतलब जब वो सिस्टम के अंदर आई है और रनिंग या रेडी कंडीशन में रही है। तो कंप्लीशन टाइम वो जिस टाइम पर वो CPU से टर्मिनेट हुई है, और टर्न अराउंड टाइम जितने टाइम तक वो मशीन के अंदर रही है। अब यहाँ देखिए P1 प्रोसेस जो है, तो टर्न अराउंड टाइम को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी वो सिस्टम में कब अराइव हुई और कब कंप्लीट हुई, इसका डिफरेंस जो होगा वो हमारा टर्न अराउंड टाइम होगा। तो 17 - 0, यहाँ पर 17 - 0 यानी 17। सेम हम प्रोसेस P2 को देखते हैं, 23 पे कंप्लीट हुई है और 1 पर अराइव हुई है, इट मीन्स वो मशीन में रही है ओनली 22 यूनिट्स। P3 जो है वो 11 - 2 यानी 9 यूनिट्स तक सिस्टम में रही है।
P4 जो है 12 माइनस 3 यानी 9 यूनिट तक सिस्टम के अंदर रही है। P4 जो है 24 टू माइनस 4 यानी 20 यूनिट तक मशीन में रही है। इसके अलावा P6 जो है वो 21 माइनस 6 यानी 15 यूनिट तक मशीन में रही। तो टर्न अराउंड टाइम मतलब एग्जैक्टली वो कितने टाइम तक मशीन के अंदर रही है। वैसे ही हम वेटिंग टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि इस प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा। नाउ अगर हम देखते हैं तो वेट करना पड़ा मतलब किस कंडीशन में वो सिस्टम में तो थी बट एग्जीक्यूशन के लिए वो सीपीयू के अंदर नहीं आई है, यानी वो रेडी कंडीशन में कितनी देर रही है। तो ये टोटल टाइम जो है हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम मतलब जितने टाइम वो एग्जीक्यूट हुई है। तो हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए आप टर्न अराउंड टाइम हमारा 17 है और बस टाइम 5 है, तो 17 माइनस 5 इक्वल टू 12। अगर हम इसे गैंट चार्ट के थ्रू देखें तो P1 प्रोसेस है वो 0 पर अराइव हुई है, यानी उसे इनिशियली तो कोई वेट नहीं करना पड़ा है, लेकिन उसके बाद वो 0 से के बाद 4 तक तो एग्जीक्यूशन में रही है, मतलब एग्जीक्यूट हुई है। उसके बाद 4 टू जो प्रोसेस है वो 16 तक यहाँ पर उसने वेट किया है, यानी हम देखें तो 16 पे वो अगेन प्रोसेसिंग के लिए एग्जीक्यूशन के लिए एंटर हुई। तो 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं गैंट चार्ट के थ्रू कि कितने देर वो वेट उसने किया। नाउ P2 प्रोसेस भी अगर हम देखते हैं कि 22 टर्न अराउंड टाइम माइनस 6, तो यहाँ पर 16 जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने वेट किया। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो जो प्रोसेस P2 है वो 1 यूनिट पर अंदर एंटर हुई है, 3 यूनिट तक तो उसने वेट किया यहाँ, क्योंकि वो 4 यूनिट पे या 4 सेकेंड या मिली सेकेंड पर एंटर हुई, इसमें 3 यूनिट तक उसने वेट किया। और आफ्टर दैट वो अगेन जो प्रोसेस है वो 21 पे एंटर हुई है, मतलब उसने 8 टू 21 तक जो है यहाँ पर वेट किया है। तो इस टाइप से भी हम डिफरेंस निकाल कर यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं P2 का जो वेटिंग टाइम आया है 16 आया है। वैसे ही हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है P3 उसे भी हम यहाँ पर 9 माइनस 3 यानी 6 यूनिट सेम हम यहाँ देखते हैं। P4 9 माइनस 1 यानी 8 और P5 जो है 20 माइनस 5 यानी 15 एंड P6 इक्वल टू 15 माइनस 4 यानी 11। इस टाइप से हम जो प्रोसेस हमारी P1 टू P6 हैं उनका ये वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट करा। अब नाउ हम अगर जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में एवरेज वेटिंग टाइम अगर देखें सारी प्रोसेस का, तो 12 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 11 6 प्रोसेस है, तो डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 76/6 यूनिट्स या 12.66 यूनिट्स यहाँ पर हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट हुआ। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो होती है उन्हें क्वांटम टाइम प्रोवाइड करके प्रोसेस जो होती है प्रिम्प्ट कर करके जो प्रोसेस होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं इन सीपीयू। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ आया होगा।